स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल द जिश में आपको सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, मैं आप सबके लिए पंजाब टेट के थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ, जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस की प्रेपरेशन स्टार्ट करी हुई है और जिसमें हमारे टॉपिक चल रहा है आर्टिकल से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता आपको किसी और चैनल में या किसी और एकेडमी में इतना डिटेल में सारे आर्टिकल्स वन बाय वन करवाए जाते होंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे भी पता है उसमें बस यही चीज़ होती है, मेन मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं। बट मुझे ये लगता है कि आपको अगर हायर एग्ज़ाम्स भी अगर क्रैक करने हैं तो आपको ये फुल डिटेल जाननी ज़रूरी है। ठीक है, इसी वजह से मैं ये सारे आर्टिकल्स वन बाय वन लेकर आ रही हूँ। तो आज की हमारे टॉपिक भी इससे रिलेटेड रहेगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, क्या रहती है आज की फिर वीडियो? राज्य का विधानमंडल। राज्य के विधानमंडल के रिलेटेड आर्टिकल सारे आज हम करेंगे, जिसमें हमारा हाई कोर्ट भी रहेगा। क्या आता है 168 आर्टिकल में कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन किया जाएगा। 169 आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साहन या सृजन, यानी कि एक विधानमंडल का गठन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ 116 आर्टिकल क्या कहता है कि विधान परिषद भी होगी। 170 क्या कहता है कि विधानसभाओं की संरचना, कि विधानसभा की जो संरचना है वो किस तरीके की रहेगी। नेक्स्ट है 171 आर्टिकल में क्या है, विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। 100 यानी कि 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में और 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में है। 172 आर्टिकल में क्या है कि राज्यों के विधानमंडलों की अवधि क्या रहेगी उसके बारे में। 173 आर्टिकल के अकॉर्डिंग कि राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता, यानी कि राज्य के विधानमंडल का मेंबर बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस रहेगी वो। 174 आर्टिकल क्या कहता है कि राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन के बारे में। और 175 में क्या है कि सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का जो राज्यपाल का अधिकार है उसके बारे में ये बताता है। आर्टिकल 176 क्या कहता है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा। और 177 में क्या है कि सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के जो अधिकार है वो सारे के सारे आर्टिकल 177 में निहित है। 178 आर्टिकल में क्या है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। और 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, यानी कि जब विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का स्थान खाली हो जाता है या फिर उसको पद से हटाया जाता है या फिर उसको अपनी इच्छा से वो अपना जो पद वो त्याग देता है, तब उसके बारे में क्या क्या रहे, तो ये आर्टिकल 179 के अकॉर्डिंग होता है। 180 के क्या है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष की अन्य व्यक्ति की शक्ति, यानी कि जब ये पोस्ट खाली हो जाती है या सीट वैकेंट हो जाती है तब उस टाइम पे जो दूसरा व्यक्ति इस पर आकर बैठता है तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे या क्या क्या शक्तियाँ होंगी। आर्टिकल 181 क्या कहता है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। आर्टिकल 182 में क्या है, विधान परिषद का सभापति और उप सभापति के बारे में बताया गया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। 183 में क्या है कि सभापति और उप सभापति का पद जब रिक्त होगा या उसे हटाए जाने की सारी प्रवृत्ति बताई गई है, किस तरीके से हटाया जा सकता है या किन कारणों से। 182 में क्या है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की जो उप सभापति या अन्य व्यक्ति को जो शक्ति होती है उसके बारे में बताता है। 185 आर्टिकल क्या कहता है कि जब सभापति और उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन नहीं होना चाहिए। 186 आर्टिकल में क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते बताए गए हैं। 187 में क्या है कि राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। 188 में सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा। 189 में कि सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की जो कार्य करने की शक्ति और घनपूर्ति हो गई है उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है 190 आर्टिकल में क्या है कि स्थानों का रिक्त होना, कि जो पोस्ट वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है। 191 में क्या है कि सदस्यता के लिए जो निहरताएँ हैं, सदस्यता लेने के लिए जो कंडीशंस हैं
192 में क्या है कि सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय होना। और 193 के अकॉर्डिंग क्या है कि अनुच्छेद 188 के अधीन जो शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित ना होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए जो शास्ति है ये। आर्टिकल 194 क्या कहता है कि विधान मंडलों के सदस्यों की और अन्य अनेक सदस्यों की जो समितियों की शक्तियां या उनके जो खास अधिकार होंगे उनके बारे में बताता है। और आर्टिकल 195 में क्या है कि इन सदस्यों को वेतन और भत्ते यानी कि उनको कितना वेतन मिलेगा, उसके अलावा उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट आ जाता है 196 आर्टिकल में क्या है कि विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में जो उपबंध है उसके बारे में। 197 में धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की जो शक्तियों का निर्बंधन है। 198 आर्टिकल क्या कहता है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 में धन विधेयक की जो परिभाषा है उसके बारे में। 200 में क्या है विधेयकों पर जो अनुमति मिलती है उसके बारे में। 201 आर्टिकल में क्या है कि विचार के लिए आरक्षित विधेयक दिया जाए विधेयक उसके बारे में। 202 आर्टिकल में क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण इनकी पूरे साल का जो वित्तीय विवरण रहता है उसके बारे में आर्टिकल 202 के अंडर सारा वर्क किया जाता है। और 203 आर्टिकल क्या बताता है कि विधानमंडल के प्रावधानों के संबंध में जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताएगा ये। 204 क्या है विनियोग विधेयक। ये जो विधेयक है इन पर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनसे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 205 आर्टिकल क्या रहता है कि अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के रिलेटेड। 206 में लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान, अपवाद अनुदान। 207 आर्टिकल जो है ये वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 208 आर्टिकल क्या है इसमें प्रक्रिया के नियम यानी कि जो विधेयक पास किए जाएंगे वो किस तरीके से जो सारे रूल्स हैं कैसे पास किए जाए उनके बारे में बताता है। 209 आर्टिकल में क्या है कि राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। और 210 आर्टिकल में विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली जो भाषा है उसके बारे में बताता है कि विधानमंडल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 210 में ये भी इम्पोर्टेंट है। 211 आर्टिकल क्या कहता है कि विधानमंडल में चर्चा पर जो निर्बंधन है उसके बारे में बताएगा। और 212 जो है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच ना किया जाना इसके बारे में बताता है। 213 क्या है कि विधानमंडल के विश्रांति काल के में अध्यादेश पारित करने की जो राज्यपाल की शक्ति है ये उसके बारे में बताएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट हमारा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हम करें। क्या रहता है कि 214 आर्टिकल क्या कहता है कि जो राज्यों के लिए क्या होगा एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। 215 आर्टिकल क्या कहता है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख एक न्यायालय होगा। 216 आर्टिकल क्या कहता है कि उच्च न्यायालयों का गठन किस तरीके से किया जाए। 217 के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति कैसी होगी और उसके पद की शर्तें क्या होगी। 218 आर्टिकल क्या कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना। 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं शपथ कैसे लेंगे या फिर उनका प्रतिज्ञान क्या रहेगा। 220 आर्टिकल क्या कहता है कि स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात जो विधि व्यवसाय पर निर्बंधन है उसके बारे में। 221 आर्टिकल क्या है न्यायाधीशों के वेतन। 221 में क्या है न्यायाधीशों के जो वेतन न्यायाधीशों की यानी कि जो जज के बाद आ जाता है। आर्टिकल 222 में क्या है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से जो दूसरे न्यायालय का अंतरण यानी कि एक जज का एक हाई कोर्ट से जब दूसरे हाई कोर्ट में उसको शिफ्ट किया जाएगा या वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा वो सारा 222 आर्टिकल के अंडर ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल 223 क्या कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायपूर्ति की नियुक्ति जो करेगी वो आर्टिकल 223 के अकॉर्डिंग होगी। आर्टिकल 224 के अकॉर्डिंग अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और 224 ए के अकॉर्डिंग क्या है कि उच्च न्यायालय की बैठकों में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसके अकॉर्डिंग वर्क सारा होएगा। आगे है यहाँ की नियुक्ति किस तरीके से करेंगे। 225 आर्टिकल क्या कहता है कि विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारिता यानी कि जो करंट में विद्यमान उच्च न्यायालय होंगे उनके क्या क्या राइट्स रहेंगे।
226 के अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। 226 के अकॉर्डिंग क्या है कि उच्च न्यायालय के पास भी कुछ रिट निकालने की शक्तियां हैं, वो सारी हैं 226 आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। 226 का ए का पार्ट है अनुच्छेद, ये वाला निरस्त कर दिया। और 227 के अकॉर्डिंग क्या है कि सभी न्यायालयों के अधीन अधीक्षण की उच्च न्यायालय की जो शक्ति होगी वो सारी, यानी कि जो उच्च न्यायालय से नीचे भी जो होंगे न्यायालय, उनकी जो भी रहेंगी शक्तियाँ, ये सारे के सारे उस पर, यानी कि उन पर, उन निम्न न्यायालयों पर भी उच्च न्यायालयों का जो होल्ड रहेगा वो सारा आर्टिकल 227 के अकॉर्डिंग है। 228 आर्टिकल क्या कहते हैं कि कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण करना, ये सारा इसमें है। 228 आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है, राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता संबंधी प्रश्न निस्तारने के लिए, ये वाला भी निरस्त कर दिया गया। 229 जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक और व्यय, यानी कि उच्च न्यायालयों के कितने अधिकारी होंगे, कितने आगे सेवक होंगे, या उन पर खर्चा कितना आएगा। 230 के अकॉर्डिंग क्या है कि उच्च न्यायालयों की जो अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार है, उन पर ये सारा उसके रिलेटेड है। 231 के अकॉर्डिंग क्या है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। और 232 क्या कहता है, इसकी व्याख्या है, ये भी निरस्त कर दिया गया। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि उच्च न्यायालय के अंडर जो न्यायालय आते हैं वो कौन कौन से। 233 में क्या है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि उच्च न्यायालय जो स्टेट का होगा और जो जिला न्यायाधीश है वो डिस्ट्रिक्ट का होगा। 233 ए के अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा अधिक निर्णयों आदि का विनियमन कर 233 आर्टिकल में है। 234 में क्या है कि न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, यानी कि न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा दूसरे लोगों की जो भर्ती होगी उसके बारे में बताया गया। 235 आर्टिकल क्या कहते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, यानी कि जो हाई कोर्ट के अंडर जितने भी कोर्ट्स होते हैं उन पर किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, ये सारा इसी आर्टिकल में बताया गया है। 236 में निर्वाचन एंड 237 में क्या है कि कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के बंदों पर लागू होना, यानी कि कुछ खास वर्गों या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के कुछ रूल्स लागू होंगे, वो सारा इसमें बताया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।